अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीहा बतूल और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में केमिकल बनाने वाली कंपनी के गोदाम में आग लग गई है। फैक्ट्री में मौजूद अफराद को फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में भी मसरूफ है। कराची के इलाका है कोरंगी मेहरान टाउन, जहाँ पर केमिकल बनाने वाली कंपनी के गोदाम में आग लग गई है। फैक्ट्री में मौजूद अफराद को फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। नुमाइंदा GTV सौलत जाफरी से मजीद तफसीलात लेंगे। सौलत, बताइएगा, 8 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की आग बुझाने में मसरूफ हैं। कौन से दर्जे की आग है और कितने फीसद आग पे काबू पा लिया गया है? आज भी कुछ वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी मेहरान टाउन के मुकाम पे जहाँ केमिकल फैक्ट्री के अंदर जो है वो आपसे कुछ देर कबल आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था, जिसमें इस वक्त जो है वो फायर ब्रिगेड की जानिब से 8 गाड़ियाँ जो है वो मौके पर पहुँची हैं और आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। मैं अपने कैमरामैन अली जाफरी से कहूँगा कि अब आपको दिखाएँ कि मेरे अकब में जो है वो देखा सकता है कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फायर ब्रिगेड्स जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, KMC फायर ब्रिगेड फाइटर्स और इसके साथ साथ रेंजर्स के फायर फाइटर्स भी जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। जबकि दूसरे हिस्से में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आग के शोले उठते हुए भी जो है वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। धुएं के बादल जो है वो आसमान पर छाए हुए हैं। बताया गया है कि फैक्ट्री के अंदर जो मजदूर थे उनको दूसरी फैक्ट्री की छत की मदद से जो है वो बाहर निकाल लिया गया है। आग को वो तीसरे दर्जे की आग करार दे दिया गया है। 8 गाड़ियां इस वक्त जो है फायर ब्रिगेड की काम कर रही हैं, जबकि मजीद गाड़ियां जो है वो तलब कर ली गई हैं। शहर भर से वाटर टैंकर्स भी जो है वो तलब किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आग क्योंकि केमिकल की है तो इसको फोम की मदद से जो है वो बुझाया जाएगा। इस वक्त जो है वो यहाँ पे पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद है। जो इर्द गिर्द में काम करने वाले मजदूर हैं उनको भी जो है वो पीछे की तरफ हटाने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त जो है वो फायर ब्रिगेड फाइटर्स की जानिब से जो है वो रेस्क्यू का अमल जारी है। बताया जा रहा है कि मजीद कुछ देर के बाद जो है वो यहाँ पे आग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन इस वक्त देखने में आ रहा है कि आग की शिद्दत जो है वो बढ़ रही है और मजीद गाड़ियाँ जो है वो तलब की गई हैं। जी, कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में केमिकल बनाने वाली कंपनी के गोदाम में आग लगी है। फैक्ट्री में मौजूद तमाम अफराद को महफूज मुकाम पर भी मुंतकिल किया जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल से सौलत जाफी अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। चांटा मेडिकल कॉलेज लाड़काना में मुबैना तौर पर खुदकुशी करने वाली डॉक्टर नौशीन शाह की DNA रिपोर्ट जारी हो गई। केस ने नया रुख इख्तियार कर लिया। नौशीन शाह और नम्रता चंदानी के जिस्म और कपड़ों से मिलने वाले नमूने एक ही मर्द के हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। चांडका मेडिकल कॉलेज में मुबैना तौर पर खुदकुशी करने के केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। DNA रिपोर्ट के मुताबिक नौशीन शाह और निमरता चंदानी के जिस्म और कपड़ों से मिलने वाले नमूनों में 50% मुशाबहत है। दोनों के जिस्म और कपड़ों से मिलने वाले नमूने एक ही मर्द के हैं। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि गर्ल्स हॉस्टल से मुंसलिक मर्दों के खून के नमूने लिए जाएं। गर्ल्स हॉस्टल में आने जाने वाले तमाम मर्दों के खून के नमूने भी हासिल किए जाएं। नौशीन शाह की पंखे से लटकी लाश गुज़िश्ता साल और निमरता कुमारी की लाश 2019 में गर्ल्स हॉस्टल के कमरे से मिली थी। लाड़काना में चांडका मेडिकल कॉलेज की तालिबा डॉक्टर नौशीन कासमी खुदकुशी केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। डॉक्टर नौशीन और डॉक्टर नम्रता कुमारी केस में जामशोरो लम्स यूनिवर्सिटी ने DNA रिपोर्ट जारी कर दी है। DNA रिपोर्ट एक ही शख्स का DNA मैच कर गया है। DNA मैच होने से केस मजीद उलझ गया है। डॉक्टर नौशीन मुबैना खुदकुशी केस में पुलिस रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक नहीं की गई है। DNA रिपोर्ट सामने आने पर डॉक्टर नौशीन कासमी और डॉक्टर नम्रता कुमारी खुदकुशी केस में एक ही मुलजिम का मुलविस होना साबित हो गया है। पुलिस और जुडिशल इंक्वायरी कमेटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ गया है। लाड़काना में चांडका मेडिकल कॉलेज की तालिबा डॉक्टर नौशीन कासमी खुदकुशी केस में पेशरफ्त सामने आई है। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास जारी है। वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान का वज़ीर आज़म की जानिब से अवार्ड ना मिलने पर दबे लफ्ज़ों में एहतजाज किया गया। इसी पर बात करते हैं वक़ार अली सैयद से। वक़ार, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज एक कायमा कमेटी इजलास के बाद जो वज़ीर मुमलिकत हैं अली मोहम्मद खान, जो तकरीबन सेनेट के हर और जो कौमी असम्बली के सेशन है उसमें दीगर वज़रा की जानिब से भी जो है वो ज़रा जो जवाबात है वो दे रहे होते हैं। आज उनकी जानिब से दोबारा जो है वो शिकवा किया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि जो मेरी कारकर्दगी है वो 12वें नंबर पर दिखाई गई है। मैं 12वां खिलाड़ी हूँ और मैं हाजिर हूँ और यहाँ पर जो है वो जवाब देने के लिए, लेकिन ये जो आज़म की जानिब से असनाद दिए गए उसके बाद मुख्तलिफ वज़रा के मुख्तलिफ जो है वो रिएक्शन आए। उसके बाद जो अली मोहम्मद खान है उन्होंने अपने आप को 12वां खिलाड़ी जो है वो करार दिया। मुसलसल दूसरा रोज है
गुज़श्ता रोज़ जो है वो असनाद दिए गए। गुज़श्ता अली मोहम्मद खान गुज़िश्ता रोज कायमा कमेटी इजलास के बाद फिर वोट ना मिलने का शिकवा कर चुके हैं। वकार अली सैयद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पेश हुए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि तमाम इदारों ने पूरा जोर लगाया लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। 2 साल तक ऑफशोर कंपनियों के नाम पर तहकीकात की जाती रहीं। बरतानवी अखबार में मेरे खिलाफ खबर भी लगवाई गई। एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मौजूद है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि इन्हें नैब के अकूबत खाने में रखा गया। तमाम ठेके शफाफ बोली के जरिए दिए। करप्शन तो दूर की बात, उन्होंने गरीब कौम के 1000 अरब की बचत की है। मकसूद शहबाज शरीफ की मिल में चपरासी था। इसकी तनख्वाह 25,000 रुपए थी। इसके नाम पर अकाउंट खुला और 4 अरब रुपए इसके अकाउंट से होते हुए शरीफ फैमिली के अकाउंट में पहुंच गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इस तरह के और दर्जनों दिलचस्प और अजीब फ्रॉड शहबाज शरीफ के इस मुकदमे का हिस्सा हैं। कौम को मुबारक हो। तवील तहकीकात के बाद बिलाखिर 18 फरवरी को शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद होगी। बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। इन तहकीकात में 14,000 बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को खंगाला गया है। हैरत अंगेज तफसीलात भी सामने आई हैं। फवाद चौधरी ने अदालत से मुकदमा बराह रास्त दिखाने की इजाजत भी मांग ली। खादिम आला कहते थे कि अगर एक ढेले की करप्शन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। अब इनके 25,000 तनख्वाह के चपरासी मकसूद के अकाउंट से 4 अरब रुपए निकल आए हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पर कड़ी तनकीद का है। इसके बाद मौसू का क्या इरादा है? मासूमाना सवाल है कि 4 अरब में कितने ढेले होते हैं। बिलावल के उस्ताद नालायक हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के दौरे जनूबी पंजाब पर पीटीआई के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो की नासमझी है और थोड़ा बचपना है। उन्हें लिखी हुई पर्चियां दी जाती हैं। बिलावल को अभी इदराक नहीं कि वो क्या कह रहे हैं और हकीकत क्या है। वक्त के साथ बिलावल समझ जाएंगे कि तनकीद से जनूबी पंजाब सूबा नहीं बनेगा। जनूबी पंजाब सूबा आईनी तरमीम से बनेगा। शाह महमूद कुरैशी ने सवाल किया, क्या बिलावल आईनी तरमीम के लिए ताउन करने को तैयार हैं? वज़ीर आज़म की जानिब से वज़रा को तारीफ़ी असनाद देने पर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ ने रद्द अमल देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने अपने 9 रत्नों को तारीफ़ी असनाद नहीं, अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़का है। इस हुकूमत को तारीखी महंगाई, बदतरीन सर्टिफाइड करप्शन, खाद और चीनी बहरान पर भी तारीफी असनाद मिलनी चाहिए। मुल्क की तबाही और बर्बादी पर तारीफी असनाद मिलना मुज़ाहिका खेज है और जिस दिन ये वज़रा अवाम में उतरेंगे तब इनका सियासी एहतसाब होगा। रियाले रहनुमा मंजूर वस्तान ने रवां आम इंतखाबात का ख्वाब देख लिया। मंजूर वस्तान का कहना था कि इमरान खान तहरीक अदम एतमाद से पहले असम्बली तहलील कर सकते हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। इमरान खान के लिए 2 रास्ते हैं, या तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या खुद रिजाइन या खुद डिसॉल्व असेंबली करेगा। तो डेफिनेटली हालात मार्च तक ऐसे लग रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है और खुद असेंबली ये डिसॉल्व भी कर सकता है और इसी साल में इलेक्शन हो सकती हैं, क्योंकि ये 2 माह बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और 23 मार्च तक बड़े इम्पॉर्टेंट दिन हैं जिसमें बहुत से क्राइसिस आएंगे इमरान खान के लिए और दिन ब दिन हालात ऐसे होते जाएंगे कि इनसे एक गलती फिर उस गलती के ऊपर दूसरी गलती होती जाएगी और डेफिनेटली ऐसे डिसीजन इनसे करवाए जाएंगे जो इन फ्यूचर इनके लिए मसाइल खड़े करेंगे। आज के बाहर घूमने वाले कल अंदर भी हो सकते हैं। और अभी आपको बताएं कि लाहौर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ सियासी गठजोड़ का गढ़ बन गया है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मॉडल टाउन में होने वाली मुलाकात में लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत भी होगी। एक बार फिर आपको बताएं कि लाहौर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ सियासी गठजोड़ का गढ़ बन चुका है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मॉडल टाउन में होने वाली मुलाकात में लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत होगी। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन सवात का जफर अली फिजिक्स और मैथ में एमएससी करने के बाद भी खाकरों की नौकरी करने पर मजबूर है।
आला तालीम याफ्ता नौजवान है, नौकरी ना मिलने पर मजबूरी में इस्लामाबाद के अस्पताल में झाड़ू लगाने की नौकरी कर ली। आफ्ताब जहां की रिपोर्ट देखिए। सवात के जफर अली ने फिजिक्स और मैथ में MSc किया। अच्छी नौकरी की तलाश में कई बार किस्मत आजमाई, लेकिन पर्ची ज़दा मुआशरे में इसे नौकरी न मिल पाई। गरीब वालिदैन ने अपना सब कुछ बेचकर बच्चों की तालीम पर लगा दिया था। हालात से तंग जफर ने अस्पताल में खाक रूप की नौकरी कर ली। जफर अली को शिकवा है कि टेस्ट पास करने के बावजूद भी इसे नौकरी नहीं दी गई। मैंने अभी तक घर वालों को नहीं बताया कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, और मेरे घर वालों को नहीं पता कि मैंने उसको बताया कि मैं बस वहाँ कोई स्कूल है उसमें पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे घर वालों को झूठ बोल के, लेकिन ये काम बताने वाला तो है नहीं। मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने मुझे मैसेज किए कि आप ये क्या काम पे लगे हुए हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा कि आप सैलरी कितनी, लेकिन वो कहते हैं आप कौन से काम में लगे हुए हैं, आपने इतना MSc मैथमेटिक्स किया हुआ है, तो ये आप क्या कर रहे हैं। ऊपर से वो भी बेइज्जती कर रहे हैं, इंसल्ट है बहुत बड़ी। जफर अली की इल्तिजा है कि आला तालीम याफ्ता लोगों के लिए हुकूमत रोजगार का मुनासिब माहौल पैदा करे ताकि किसी और को खाक रूप की नौकरी न करनी पड़े। हुकूमत वक्त के 1 करोड़ नौकरियों के दावे ऐसे चकनाचूर हुए कि सवात से ताल्लुक रखने वाला जफर अली आला तालीम हासिल करने के बावजूद रावलपिंडी यूरोलॉजी अस्पताल में एक स्वीपर का काम करने पर मजबूर हो गया। कैमरामैन रिजवान अली के साथ आफ्ताब जहान, GTV न्यूज़, रावलपिंडी। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले का जिक्र कर आपको बताएं कि कराची में गैर कानूनी तौर पर तामीर में इमारत नस्ला टावर को मुकम्मल तौर पर गिरा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मस्मार की जाने वाली इमारत की जगह मलबे का अंबार लग गया है। हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन वहीं मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। खावर, बताइएगा कितने दिनों में नस्ला टावर का ऑपरेशन मुकम्मल किया गया, और ये भी बताइएगा कि मलबा उठाने का काम कब तक मुकम्मल किया जाएगा। जी 2 माह और 15 दिन में ये काम मुकम्मल कर लिया गया है। मेरे कब में आप देख सकते हैं कि नस्ला टावर जो है वो मुकम्मल तौर पर इसे मिसमार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नस्ला टावर को 22 नवंबर पर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि नस्ला टावर को फौरी तौर पर मिसमार किया जाए। इस हवाले से नजर सानी की तमाम दरख्वास्तें और मिन्नत समाजत कुछ भी काम नहीं आया था, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया था कि चाहे बम से भी नस्ला टावर को गिराना पड़े, लेकिन फौरी तौर पर नस्ला टावर को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर मिसमार किया गया। खावर हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कोयटा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात का फुकदान है। शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली लोकल बसेस खस्ता हाली का शिकार हैं। दूसरी जानिब रिक्शे वालों ने भी शहरियों से मन माना किराया वसूल करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से मोहम्मद फैजान खान। मुख्तलिफ मसाइल में घिरे कोयटा के अवाम को ट्रांसपोर्ट के मसले का भी सामना है। शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली लोकल बसों की हालत इंतहाई खस्ता हाल है। शहर में चलने वाली बसें कई साल पुरानी हैं, जबकि रिक्शे के किरायों में भी मनमाना इजाफा कर दिया गया है। शहरियों ने हुकूमत से दीगर सूबों की तरह कोयटा में भी मेट्रो बस जैसी सफरी सहूलियात फराम करने का मुतालबा किया है। मुश्किलात पैदा हो रहे हैं मेरे लिए, जो कि हम तकलीफ हो रहे हैं कि हमारे लिए भी ऐसे मेट्रो बस इधर मुंतकिल करें, क्योंकि हम सुबह निकलते हैं ना, हमारा टाइम ज़ाया होते हैं। हम लोग के साथ ये जो है ना ज़्यादती हो रही है स्टूडेंट्स के साथ, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जैसे कि पंजाब और कराची और पेशावर में है, तो इस तरह से हम लोग का ये मुतालबा है कि हमको भी मेट्रो बस या ग्रीन लाइन दे दी जाए। हुकूमत की जानिब से कई मरतबा खस्ता हाल लोकल बसों के हवाले से कार्रवाई तो की जाती है, ताहम चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से ट्रांसपोर्ट के मसाइल में कमी नहीं आ रही। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। पेशावर को कचरे से पाक करने की कोशिशें जारी हैं। शहर में सफाई की जिम्मेदार इदारे की जानिब से रखे गए कूड़ादानों से बर वक्त कचरा उठाया जाता है, ताहम बाज़ गली मोहल्लों में अब भी गंदगी नजर आती है, जिसकी बड़ी वजह शहरियों की तरफ से जिम्मेदारी पूरी ना करना है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, पेशावर शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है, और शहर में WSSP के जो एहलकार है वो सुबह के अवकात में सफाई करते हैं, और जो गंदगी कूड़ा करकट पड़ा होता है तो उसको हटा देते हैं। मगर इसके बावजूद शहर में अब भी बाज़ जगहों पर गंदगी नज़र आती है, और जिसमें ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो शहरी के है। जो शहरी है वो आम जगहों पर जो गंदगी है, कूड़ा करकट है, वो फेंक देते हैं, जिसकी
کی وجہ سے پھر وہ گندگی کے ڈھیر بن جاتے ہیں. شہر میں جگہ جگہ پر WSSP کی جانب سے ڈسٹ بین جو ہے کوڑا دان رکھے گئے ہیں, مگر جو شہری ہے وہ گندگی کوڑا دانوں کی بجائے جو عام جگہ ہے اس پر پھینک دیتے ہیں, جس کی وجہ سے گندگی پھیل جاتے ہیں. WSSP کے اہلکار جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ شہر کے بیشتر جو علاقے ہیں وہاں پر کوڑا دان نہیں ہوتے یا دور دور ہوتے ہیں, تو شہری مجبور ہوتے ہیں کہ وہ عام جگہوں پر جو گندگی ہے کچرا ہے وہ پھینک دے. جو شہری ہے وہ ایک طرف حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھے, تو وہی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی صفائی کا خیال رکھے. جی بہت شکریہ عبدالرحمان. کوئٹہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین نے گزشتہ 3 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاجاً کچرے سے بھرے ٹرک کارپوریشن آفس کے سامنے کھڑے کر دیے ہیں. ملازمین کے احتجاج کی تازہ صورتحال جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے اپنے نمائندے محمد فیضان خان سے. فیضان, بتائیے گا ملازمین کا کیا کہنا ہے, ان کا احتجاج کب تک جاری رہے گا, اور یہ بھی بتائیے گا کہ انتظامیہ نے مظاہرین سے کوئی رابطہ کیا ہے اب تک؟ جی بالکل, کوئٹہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین 3 ماہ کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف سراپا احتجاج ہے. کوئٹہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے جو ملازمین ہیں انہوں نے کچرے سے بھرے جو ٹرک ہے وہ کوئٹہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے دفتر کے سامنے لا کے کھڑے کر دیے. اس وقت کوئٹہ میٹروپولیٹن کارپوریشن امپلائیز کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ان کے احتجاج کا یہ سلسلہ کیوں شروع ہوا ہے, کب تک جاری رہے گا, کیا کہیں گے اس احتجاج کے بارے میں؟ جی دیکھیں, یہ پچھلے 7 دنوں سے ہم لوگ احتجاج پر ہیں. ہم نے آج بھی کوئٹہ شہر کو صاف کیا ہے, لیکن کل سے ہم کام چھوڑ احتجاج کر رہے ہیں. ہم کسی طور پر بھی جب تک ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو نہیں مانا جائے گا ہم کام نہیں کریں گے. جی آپ نے سنا کہ ان کا کہنا تھا کہ آج تو انہوں نے کوئٹہ شہر کی صفائی کر دی ہے, تاہم اگر کل تک ان کے جو تنخواہیں ان کی ادائیگی نہیں ہوئی تو کل سے کوئٹہ شہر میں کام چھوڑ ہڑتال شروع کر دیں گے. کوئٹہ کی صفائی نہیں کی جائے گی. کوئٹہ میٹروپولیٹن کے جو ملازمین ہیں گزشتہ 3 ماہ کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی اور جو ریٹائر ملازمین ہیں ان کی پینشن کی عدم ادائیگی کے خلاف سراپا احتجاج ہے. جی فیضان خان اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. اور اب بات کریں گے کرونا وائرس کی. پاکستان میں مہلک وبا کرونا کی 5ویں لہر کی تباہ کاریاں جاری ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ کیسز پنجاب میں رپورٹ ہوئے. ملک میں مہلک وبا کورونا کے حملے جاری ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ میں 930 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی, جبکہ صوبے میں مزید 4 افراد اس وائرس سے لڑتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے. سندھ میں اموات کی کل تعداد 7954 ہو گئی. ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں 989 مثبت مریض سامنے آئے, جبکہ 24 اموات رپورٹ ہوئی. پنجاب میں اموات کی کل تعداد 13093 تک جا پہنچی. بلوچستان میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 29 کیسز رپورٹ ہوئے. خیبر پختونخوا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے 5 افراد کا انتقال ہوا. صوبے میں کورونا سے جاں بحق افراد کی تعداد 6087 ہو گئی. خیبر پختونخوا میں 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس سے مزید 941 افراد متاثر ہوئے. PSL کے سپر مقابلے جاری ہیں. آج قذافی اسٹیڈیم اور لاہور میں ملتان کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی. شاہین آفریدی کی قیادت میں کھیلنے والی لاہور قلندرز کی ٹیم نے 5 میں سے 3 میچز جیتے ہیں, جبکہ محمد رضوان کے 11 رکنی اسکواڈ ملتان سلطانز نے ایونٹ میں کھیلے گئے تمام مقابلوں میں فتح حاصل کی ہے. میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. بھاولپور میں 70ویں انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ ریلی کے مقابلے جاری ہیں. آج پری پیڈ کیٹیگری فرسٹ فیز کا افتتاح کر دیا گیا اور 40 ریسر صحرا میں قسمت آزما رہے ہیں. رانا ایوب کی رپورٹ دیکھیے. بھاولپور میں 17ویں انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ ریلی کے پری پیڈ کیٹیگری فرسٹ فیز کا افتتاح کر دیا گیا. ریلی کا افتتاح TDCP چیئرمین ڈاکٹر سہیل چیمہ نے کیا. افتتاح کے دوران پیراگلائڈرز کی شاندار انٹری دی. ریسرز ڈرائیوروں کو بینڈ نے سلامی پیش کی. پری پیڈ کیٹیگری کے پہلے راؤنڈ میں 40 ریسرز حصہ لے رہے ہیں. ریسرز 231 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مڈ پوائنٹ سے ہوتے ہوئے فنشنگ پوائنٹ پہنچیں گے. اسٹاک کیٹیگری اور خواتین کیٹیگری کی ریس کل ہوگی. ایرانی قوم آج اپنا قومی دن منا رہی ہے. 11 فروری 1979 کو ایران میں اسلامی انقلاب کا سورج طلوع ہوا, جس نے اسلامی حکومت کی بنیادیں مضبوط کی. آیت اللہ خمینی کی قیادت میں چلنے والے قافلے نے تیزی سے ترقی کی منازل طے کی. ایران کا اسلامی انقلاب امام خمینی کی قیادت میں شروع ہونے والی سب سے بڑی عوامی تحریک کے نتیجے میں 1979 میں کامیاب ہوا, جس سے ایران میں بادشاہی حکومت کا خاتمہ اور اسلامی حکومت قائم ہوئی. اس تاریخی تحریک کا آغاز 1963 میں بادشاہی حکومت کے اسلام مخالف اقدامات پر امام خمینی اور دوسرے علماء کی مخالفت سے ہوا. 1963 میں حکومت مخالف تقریر پر امام خمینی کو گرفتار کیا گیا, جس سے عوامی تحریکوں کو ہوا دی. اسلام مخالف بل پر اعتراض
नाराज करने के जुर्म में 1963 में इमाम खुमैनी को जिला वतन करके तुर्की और इसके बाद इराक भेज दिया गया। नवंबर 1977 में इमाम खुमैनी के फर्जंद सैयद मुस्तफ़ा खुमैनी की मशकूक वफात के बाद एक बार फिर एलानिया तौर पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शुरू हो गए। कौम में मुजाहरीन पर सिक्योरिटी फोर्सेस के मसलहाना तशद्दुद के बाद ये अवामी तहरीक दूसरे शहरों में फैल गई। इन मुजाहरों में रोज बरोज शिद्दत आती गई, यहाँ तक कि 16 जनवरी सन 1979 को बादशाह मोहम्मद रजा पहलवी मुल्क से फरार हो गए। इमाम खुमैनी जो इराक से जिलावतनी खत्म करके पेरिस चले गए थे और अपने पैगामात और तकरीरों के जरिए इनकलाब की क़यादत कर रहे थे, वो 1 फरवरी 1979 को ईरान वापस आ गए और इसी साल 11 फरवरी को बादशाही निज़ाम मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। आज दुनिया भर में इस इस्लामी इनकलाब की 43वीं सालगिरह पर तकरीब का एहतमाम किया गया है, जबकि ईरान के तूलो अर्ज में जश्न का एहतमाम किया गया। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में इनकलाब इस्लाम की 43वीं सालगिरह का मरकजी इज्तिमा मुनक्किद होगा, जिससे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई खिताब करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।